ये कहानी बन गांव नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां हर्ष नाम का एक गरीब किसान रहता था। हर्ष के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी नेहा और एक बेटा श्याम था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। हर्ष के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूं। चलो, एक बार चल के नेहा से राय लेकर देखता हूं, वह क्या कहती है। हर्ष तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी नेहा को आवाज लगाता है। नेहा, जरा यहां आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? नेहा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ, बोलिए, क्या बात है? नेहा, तुम तो जानती हो, हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है। और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और श्याम की पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार चाचा से मिल लीजिए। अब तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ नेहा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि चाचा अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है नेहा, तो मैं कल सुबह सुबह ही चाचा से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह हर्ष जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। हाँ चाचा, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? चाचा, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूं। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। हर्ष जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। हर्ष अपने घर पहुंचकर नेहा को सारी बात बता देता है। चाचा की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए नेहा को बोलकर जाता हूं। नेहा सुनो, चाचा का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और श्याम खाना खाकर सो जाना। और हाँ, 1 मिनट रुकना। मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। हर्ष को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता। सांप के काटने के कुछ समय में ही हर्ष चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। सुबह की अब रात हो जाती है और नेहा हर्ष का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख श्याम पूछता है। क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार चाचा के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी, तो कुछ सोच समझकर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। श्याम की बात सुनकर नेहा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब नेहा देखती है कि हर्ष अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। नेहा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे हर्ष के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार चाचा। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? चाचा, हर्ष कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि हर्ष कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले बलवंत को हर्ष को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद बलवंत जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। ये क्या? हर्ष का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है।
मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। बलवंत वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। बलवंत जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ बलवंत बेटा? तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें हर्ष मिला? बलवंत जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। बलवंत जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी नेहा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। बलवंत, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं नेहा बेटी को लेकर वहां आता हूं। बलवंत को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार नेहा को समझाने लगता है। वैद्य जी, अब कैसी है हर्ष की हालत? जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, पर हर्ष की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर हर्ष के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, यह क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य हर्ष की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले हर्ष को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो नेहा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम हर्ष की अच्छे से देखभाल करो, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और श्याम के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। जमींदार फिर वहां से नेहा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां श्याम आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर नेहा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालो कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। श्याम की ऐसी बातें सुन नेहा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। अगली सुबह नेहा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। चाचा, हर्ष की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है, और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? चाचा, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने हर्ष को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और श्याम की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। चाचा, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी, अवसर बनाऊंगी। बेटी, पर तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। चाचा, मुझे काम करना ही होगा। हर्ष का सपना था कि श्याम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। श्याम की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आखिर में नेहा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है, मुझे लगता है नेहा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह हर्ष का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूं, मैं नेहा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूं, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है नेहा बेटी,
मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ चाचा, बोलिए ना बेटी। तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो ताकि तुम अपने घर का और हर्ष का दोनों को ख्याल रख पाओगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है चाचा, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं श्याम की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। हर्ष धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने नेहा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। श्याम की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अवसर बन गया। नेहा का त्याग और हर्ष का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। दोस्तों।